और 1909 के अधिनियम के अंदर हमने सबसे पहले लिखा है कि इसके कारण और उद्देश्य, और इसको जाने उससे पहले भी हमें यहाँ पर ये जानकारी प्राप्त कर लेनी है कि जो 1909 का जो अधिनियम आया है इसको अन्य और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जो 1909 का अधिनियम है ये मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले इन दोनों व्यक्तियों का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, ये है कौन? ये जो मार्ले है उस समय भारत सचिव है। ये क्या है? भारत सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं मार्ले, लॉर्ड मार्ले। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं मिंटो के बारे में, तो ये तत्कालीन भारत के क्या है? वायसराय है। ये क्या है? भारत के वायसराय है। ठीक बात है। तो भारतीय वायसराय और भारतीय सचिव इन दोनों ने मिलकर के क्या किया है? इस एक नए अधिनियम को तैयार करने का कार्य किया है। ठीक बात है। तो इसको इसलिए हम किस नाम से भी जान लेते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं 1909 का जो अधिनियम है वो क्यों लागू किया गया है। तो देखिए, इससे पहले की अगर बात करें, 1909 से पहले भारत में जो सुधार अधिनियम लागू किया गया था वो था 1892 का अधिनियम। कौन सा था? 1892 का शासन अधिनियम। ठीक बात है। और ये 1892 का जो शासन अधिनियम है, इस अधिनियम से भारतीय जनता जो है वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तो इस अधिनियम की क्या है? असफलता है। इस अधिनियम की असफलता ने तय कर दिया कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा? एक नया अधिनियम जो है वो लागू करना पड़ेगा। लेकिन इससे भी अगर महत्वपूर्ण कारण की बात करें तो वो कारण आ जाता है 1892 से आगे चल करके 1907 के अंदर। 1907 में क्या होता है? कांग्रेस का विभाजन होता है। हमने पढ़ रखा है 1907 के अंदर सूरत का कौन सा है? अधिवेशन होता है और उसमें क्या होता है? कांग्रेस का विभाजन। और इस विभाजन के फलस्वरूप कांग्रेस जो है वो दो भागों में बंट जाती है। कितने भागों में बंट जाती है? दो भागों में। एक भाग कौन सा बन जाता है? आपका गरम दल बन जाता है। ठीक है। और दूसरा भाग आपका कौन सा बन जाता है? नरम दल जो है वो अस्तित्व में आता है। गरम दल के प्रति तो इन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने क्या नीति अपनाई है? इनको क्या किया है? दमनकारी प्रवृत्ति, अर्थात दमन के द्वारा इनको जो है वो दबाने का कार्य किया है। जबकि ये नरम दल को क्या करना चाहते हैं? संतुष्ट करना चाहते हैं। ये भी फूट डालो और राज करो की ही नीति है। यानी कि एक पक्ष को संतुष्ट कीजिए और दूसरे पक्ष को दबाइए, जिससे क्या हो? दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे के नजदीक नहीं आ सके, दोनों में जो है विरोध और ज्यादा बढ़ जाए। तो इसी के तहत ये क्या करना चाहते हैं? कांग्रेस के नरम दल को संतुष्ट करना चाहते हैं। इसलिए कुछ सुधारों का उपबंध जो है वो 1909 के अधिनियम में ये लेकर के आते हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर तीसरा बिंदु आ जाता है, फूट डालो। हालांकि ये जो बात है, इस नीति का कार्य तो यहाँ पर किया ही जा रहा है 1907 के द्वारा, लेकिन फूट डालो व राज करो की जो नीति है इसका इन्होंने यहाँ पर एक और प्रयास करने का जो है वो कार्य यहाँ पे कर लिया है 1909 के इस अधिनियम के अंतर्गत। तो यहाँ पे हम देखते हैं, फूट डालो व राज करो की नीति के तहत ये क्या करते हैं? ये क्या करेंगे? इस अधिनियम के अंदर एक विशेष संप्रदाय को टारगेट करेंगे। क्या करेंगे? विशेष संप्रदाय को जो है यहाँ पे अधिक सुविधाएं प्रदान करेंगे। विशेष संप्रदाय को जो है ये क्या करेंगे? यहाँ पर विशेष सुविधा देंगे। ठीक है। और इस विशेष सुविधा के द्वारा जो है इस विशेष संप्रदाय को अन्य भागों से, यानी कि अन्य जनता से अलग करने का कार्य किया जाएगा। यानी कि सांप्रदायिक फूट डालने का काम करने का जो है वो यहाँ पर ये कर लेते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? सांप्रदायिक फूट जो है वो इस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की जाती है। ठीक बात है। तो हम समझेंगे इस अधिनियम के अंतर्गत कि किस प्रकार से ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सांप्रदायिक फूट का जो है वो सांप्रदायिकता का बीज जो है यहाँ पर बोने वाले हैं। ठीक बात है। तो अब हमने इसके कारणों को समझ लिया कि 1909 का अधिनियम जो है वो भारत में क्यों लाया गया था। अब हम यहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे कि भाई 1909 के अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं पाई गई थी। तो सबसे पहले बात करें तो 1909 के अधिनियम की विशेषताएं, जिसके अंतर्गत पहला बिंदु हमने लिखा है व्यवस्थापिका। पहले बिंदु के अंतर्गत हमने लिया है व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि जो व्यवस्थापिका है, चाहे वो केंद्रीय व्यवस्थापिका हो चाहे वो प्रांतीय व्यवस्थापिका हो, उनके अंतर्गत क्या किया गया है? सदस्यों की संख्या के अंतर्गत जो है वो वृद्धि की गई है। यानी कि व्यवस्थापिका को थोड़ा वृहद रूप दिया गया है। यानी कि व्यवस्थापिका के अंदर जो भागीदारी है उसको बढ़ाया है।
समझ लेते हैं किस प्रकार से बढ़ाया। देखिए, व्यवस्थापिका के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं, चाहे वो कौन सी हो, केंद्रीय व्यवस्थापिका हो, ठीक बात है, और चाहे वो कौन सी हो, प्रांतीय व्यवस्थापिका हो, ठीक है। तो प्रांतीय या केंद्रीय कोई सी भी जो व्यवस्थापिका है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका की बात करें तो यहाँ पर जो अधिकतम सदस्य संख्या 1892 के अधिनियम के तहत जो थी वो तो थी आपकी कितनी, 16 सदस्य। अधिकतम कितनी थी, 16 सदस्य अधिकतम थे। इसको बढ़ा करके और सरकार ने 1909 के अधिनियम के तहत जो है वो अब अधिकतम संख्या इस व्यवस्थापिका के अंदर कितनी कर दी, 60 जो है वो कर दी है। जिसके अंदर हम देख लेते हैं यहाँ पर 27 जो सदस्य है वो क्या होंगे, यहाँ पे निर्वाचित होंगे, और इसके अलावा जो 33 सदस्य है वो क्या होंगे, यहाँ पर मनोनीत होंगे। क्या होंगे, वो मनोनीत होने वाले हैं। ये हो गए आपके निर्वाचित और ये हो गए 33 आपके मनोनीत। तो टोटली 16 से बढ़ा करके जो अधिकतम संख्या है वो कितनी कर दी केंद्रीय व्यवस्थापिका के अंदर, ये कर दी गई आपके 60, ठीक है। अब बात करते हैं प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं की, तो इसमें भी संख्या अलग अलग पाई जाती है। बात करते हैं बड़े प्रांतों की, किसकी बात करें हम, बड़े प्रांत, ठीक है, जैसे कि आपका बंगाल हो गया, बंबई हो गया, मद्रास हो गया, ये बड़े प्रांतों के अंतर्गत आ रहे हैं। संयुक्त प्रांत हो गया, ठीक है, बड़े प्रांत। और एक बात कर लेते हैं हम छोटे प्रांतों की, किसकी बात करते हैं, छोटे प्रांतों की बात कर लेते हैं। तो जो बड़े प्रांत है, इन बड़े प्रांतों के अंदर तो 20 जो थी वो थी पहले 1892 के अधिनियम के द्वारा। इसको बढ़ा करके जो है वो 50 कर दिया गया। कितनी कर दिया गया, संख्या को 50 कर दिया गया। जबकि जो छोटे प्रांत है उनमें पहले संख्या थी 15 और अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया है, 30 कर दिया गया। कितना कर दिया है, छोटे प्रांतों के अंतर्गत जो है संख्या बढ़ा करके 30 कर दी गई है। तो इस प्रकार से व्यवस्थापिका के दायरे के अंदर अर्थात उसकी जो है संख्या है सदस्यों की, उसमें क्या की गई है, इस अधिनियम के द्वारा वृद्धि की गई है। अर्थात अधिक से अधिक जो है लोगों को यहाँ पर शामिल करने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। तो हमने बात करी व्यवस्थापिका, चाहे वो केंद्रीय हो चाहे वो प्रांतीय हो। केंद्रीय व्यवस्थापिका के अंदर 16 से अधिकतम सदस्य कितने कर दिए गए, 60 कर दिए गए। प्रांतीय व्यवस्थापिका की अगर बात करें तो जो बड़े प्रांत है वहां पर क्या किया गया, 20 से 50 कर दी गई। जो छोटे प्रांत है वहां पे क्या कर दिया गया है, 15 से 30 कर दी गई है सदस्यों की संख्या। तो ये तो हो गया आपका व्यवस्थापिका का मामला। नेक्स्ट आपका आता है बजट। तो देखिए बजट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें देखने को मिल जाता है कि बजट में 1909 के अधिनियम के द्वारा क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। तो पहला देखिए, बजट के ऊपर जो है वो बहस करने का अधिकार जो है वो यहाँ से इनको मिल जाता है। क्या मिल रहा है, बहस का अधिकार मिल रहा है। यानी कि इससे पहले आप जो है 1892 के अधिनियम के तहत आप बजट के ऊपर जो है वो बहस नहीं कर सकते थे। जो बजट जो है गवर्नर के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था उसको जो है सिर्फ आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, उस पर कुछ बोल नहीं सकते हो। लेकिन 1909 के अंदर आकर के आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, बहस का अधिकार जो है वो मिल रहा है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको पूरक प्रश्न जो है वो भी पूछा जा सकता है। पूरक प्रश्न जो है पूछने का अधिकार जो है वो आपको मिल रहा है। पूरक प्रश्न का अधिकार मिल रहा है, ठीक बात है। तो दूसरा अधिकार यहाँ पे हो गया बजट के मामले के अंदर कि बजट के मामले के अंदर अब आप पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हो। तीसरा जो है यहाँ पे बजट के मामले में देखें तो यहाँ पे देखिए विभिन्न विशेष मुद्दों के ऊपर, विशेष मुद्दे जो है बजट के अंदर, उन मुद्दों पर आप जो है मत भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, विशेष मुद्दों पर मत का अधिकार, क्या किया है, मत का अधिकार इनको दिया गया है भारतीयों को। किस अधिनियम के द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है आपको 1909 के अधिनियम के द्वारा। तो बजट के संबंध के अंतर्गत हमने यहाँ पर 3 बातें देखी है, जिसमें हमने सबसे पहली बात देखी है कि बजट के ऊपर बहस करने का अधिकार मिल रहा है, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल रहा है और कुछ विशेष मुद्दों के ऊपर जो है वो इनको मत देने का अधिकार भी है, वो भारतीयों को यहाँ पे मिल रहा है 1909 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई बजट के बारे में। अब देखते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के बारे में। किसके बारे में देखना है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली है वो इस अधिनियम के द्वारा जो है वो लागू की गई है। और लागू करने वाले व्यक्तियों के बारे में अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे 2 व्यक्तियों के नाम पढ़े हैं। एक का नाम पढ़ा है मार्ले और एक का नाम हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, मिंटो। ठीक बात है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है इसके जनक की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर मिंटो को क्या कहा जाता है, इसको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है।
ठीक है, इसी ने जो है वो भारत के अंदर ये लागू करी है। यहाँ पर हमें यहाँ पे इनका उदाहरण भी मिलता है कि जो मार्ले है, जो भारत सचिव है, इन्होंने एक पत्र लिखा। क्या लिखा है? एक पत्र लिखा। किसको लिखा है? ये गवर्नर जनरल यानी वायसराय मिंटो को लिखा है। और इसके अंतर्गत इन्होंने लिखा है कि हम नाग के दांत बो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? नाग के दांत बो रहे हैं इस व्यवस्था को लागू करके, और इसका जो परिणाम है वो अत्यंत ही भयंकर होने वाला है। लेकिन इन सबको, इस स्थिति का पता होते हुए भी क्या किया गया है? ये इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का यहाँ पे व्यवस्था करी है। यानी कि इस सांप्रदायिक प्रणाली के तहत किस समुदाय को? मुस्लिम समुदाय को। कौन सा समुदाय? मुस्लिम समुदाय को जो है वो पृथक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पे जो है यहाँ पर इनको यहाँ दिया गया है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यहाँ पे मुस्लिमों के लिए लागू की गई है। ठीक बात है। यहाँ से ये जो प्रणाली लागू हो रही है यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, इस प्रणाली के द्वारा ही जो भारत विभाजन का बीज है वो यहाँ पर बो दिया गया है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड मार्ले और मिंटो के द्वारा। ठीक बात है। तो ये जो है व्यवस्था किसके लिए हुई है? मुस्लिम संप्रदाय के लिए हुई है। ये बात हमने कर ली। तो हमने यहाँ पे बजट के बारे में बात कर ली और हमने यहाँ पे पृथक निर्वाचन प्रणाली के बारे में भी बात कर ली है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलता है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी। तो देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का भी विस्तार होता है और इस विस्तार के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों को शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है? भारतीयों को प्रथम बार, भारतीयों को क्या किया जा रहा है? प्रथम बार शामिल इसमें किया जा रहा है। प्रथम बार शामिल करने का कार्य किया जा रहा है। ठीक बात है। तो भारतीयों को पहली बार इसमें शामिल करने का कार्य हुआ है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के अंतर्गत। और जो प्रथम भारतीय यहाँ पर जो शामिल किए जाते हैं उनका नाम हमें मिलता है SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है, इनको क्या किया जाता है? इसमें शामिल किया जाता है, यानी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगर हमें ये बात यहाँ पे एक और ध्यान रखनी है कि ये तो मिंटो की जो है कार्यकारिणी उसमें शामिल, यानी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में इनको शामिल किया गया है। इससे पहले ही जो भारत सचिव का पद है उसकी जो कार्यकारिणी है उसमें इनसे पहले भी जो है वो इस अधिनियम से पहले भारतीयों को शामिल करने का कार्य किया जा चुका है। 2 भारतीयों को वहां पे शामिल किया गया था, जिसमें हमने सैयद हुसैन बिलग्रामी और एक अन्य व्यक्ति का नाम हमने पढ़ने में आता है। तो ठीक बात है। ये हो गया आपका गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी और उसके अंदर क्या किया गया? भारतीयों को शामिल किया गया है। इसके बाद में देखिए चुनाव जो है ये यहाँ पर जो है उल्लेख किया जा रहा है, लेकिन ये कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, ये अप्रत्यक्ष चुनाव की बात कर रहे हैं हम। किस प्रकार के चुनाव की बात कर रहे हैं? ये अप्रत्यक्ष चुनाव की बात कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव के तहत यहाँ पे जो उम्मीदवार है, यानी कि जो चुनाव लड़ रहे हैं उम्मीदवार, और इसके साथ ही साथ कौन हो जाएगा? मतदाता, यानी कि इन उम्मीदवारों को जो मत देने वाले हैं, इन दोनों की क्या तय की गई है? इसके अंतर्गत इन दोनों की योग्यताएं जो है वो निश्चित की गई है ना। मापदंड तैयार किए गए, योग्यताएं क्या की गई है? निश्चित की गई है। और ये योग्यताएं इतनी बड़ी थी कि जो ये मतदाता इसमें शामिल हुए हैं ये एक अत्यंत ही अल्प वर्ग था। क्या था? एक अल्प वर्ग, यानी कि बहुत कम लोगों को जो है वो यहाँ पे क्या मिला है? मतदान करने का अधिकार इस अधिनियम के तहत मिलता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमने जो बात करी है 1909 के अधिनियम के बारे में, उस अधिनियम की विशेषताओं के बारे में हमने देखा है। तो सबसे पहले हमने बात करी थी व्यवस्थापिका के बारे में, जिसमें हमने कहा कि व्यवस्थापिका चाहे वो केंद्र की हो, प्रांत की हो, उनके सदस्यों की संख्या में क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी गई। फिर हमने बात करी थी बजट के बारे में। तो हमने देखा कि बजट के तहत यानी कि कुछ छूट उनको प्रदान हुई है, जैसे बजट पर बहस कर सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और कुछ विशेष मुद्दों पर क्या कर सकते हैं? मतदान भी कर सकते हैं। सबसे मुख्य बात जो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत आती है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत आती है, वो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का यहाँ पे जो है वो प्रारंभ किया गया। पृथक निर्वाचक प्रणाली का प्रारंभ यहाँ पे हुआ है और ये भारत विभाजन का क्या करता है? एक बहुत बड़ा कारण आगे जाकर के बनता है। ये मिंटो जो है इसके जनक माने गए। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का विस्तार हुआ है, उसमें एक भारतीय को जो है वो शामिल किया गया है और वो भारतीय कौन है? सबसे पहले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। चुनाव के बारे में बात करी तो यहाँ पे चुनाव किस प्रकार के थे? यहाँ पे चुनाव अप्रत्यक्ष प्रकार के थे और जो मतदाता है और जो उम्मीदवार है उन सबके लिए क्या की गई है? यहाँ पे योग्यताएं तय की गई है और इन योग्यताओं के आधार पे जो मतदाता है वो क्या है? बिल्कुल एक अल्प वर्ग बनता है, अर्थात बहुत ही कम मतदाता जो है वो यहाँ पे मतदान करने के योग्य हो पाएंगे। ठीक बात है। तो ये सारी जो बातें हैं वो हमने यहाँ पे 1909 के अधिनियम के अंतर्गत कर ली है।
अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 1919 के अधिनियम को और 1919 के अधिनियम की विशेषताओं को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1919 के अधिनियम के बारे में। तो देखिए 1919 का अधिनियम, ये जो 1919 का अधिनियम है इसको लागू करने के भी कारण रहे हैं और इसको एक अन्य नाम से भी हम जानने का प्रयास कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 1919 का अधिनियम है इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारे सामने नाम आता है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम या सुधार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, ठीक है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम या सुधार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ठीक बात है। ये इसका एक अलग हमें नाम मिल जाता है। तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि 1909 का जो अधिनियम है जिसका हमने नाम दिया था मार्ले और मिंटो सुधार अधिनियम, यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, यानी कि ये मॉन्टेग्यू कौन है, तत्कालीन भारत सचिव है। ये क्या है, भारत सचिव है। और बात कर ले हम किसके बारे में, चैम्सफोर्ड के बारे में, तो ये क्या है, ये भारत के वायसराय है। क्या है, वायसराय है, ठीक है। चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है ये भारत के क्या है, वायसराय है। इन दोनों ने मिलकर के एक योजना प्रस्तुत की है जिसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या 1919 के अधिनियम के रूप में हम जानते हैं, ठीक बात है। तो ये तो हो गया इसका नाम का परिचय। अब देखते हैं कि ये जो है अधिनियम ये भारत के अंदर क्यों लागू किया गया, यानी कि इसके लागू होने के कारण के बारे में हमको बात करनी है। तो इसके कारणों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें दो कारण जो है वो यहाँ पे दर्शित हो जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो ये तो आपका हो जाता है, इसके अंदर जो 1909 का जो अधिनियम है इसकी समीक्षा करनी थी और इस समीक्षा के बाद में उत्तरदायी शासन को क्या करना है, यहाँ पे लागू करना है। तो जिसमें यहाँ पे चलाया गया है होम रूल आंदोलन। क्या चलाया गया है, होम रूल आंदोलन, ठीक बात है। ये होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ है 1916 के अंदर। कब प्रारंभ हुआ था, हमने बात करी थी इसके बारे में। 1916 के अंदर जो है वो यहाँ बेलगांव के अंदर इसका जो प्रारंभ किया गया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और कुछ अन्य जो भाग है जो वो किए गए थे एनी बिसेंट के द्वारा। तो होम रूल आंदोलन का जो है यानी कि सब शासन जो है वो देने का यहाँ पे मांग की गई है, उत्तरदायी शासन को स्थापित करने की यहाँ पे क्या की गई है, मांग की गई है। तो इस उत्तरदायी शासन को जो है स्थापित करने के लिए अधिनियम लाया जा रहा है। कौन सा अधिनियम, 1919 का अधिनियम। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस आंदोलन को लागू करने के लिए जो कारण है तो दूसरे कारण के रूप में हम देखते हैं मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट। क्या देखते हैं, मेसोपोटामिया कमीशन। कौन सा कमीशन है, मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट जो है इस कारण से भी सरकार को ये लागू करना पड़ा है। अब देखिए मेसोपोटामिया कमीशन हालांकि अपने सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए कि मेसोपोटामिया कमीशन जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत जो है इराक के मोर्चे के ऊपर जो है ब्रिटिश सेना की पराजय हुई है और इस पराजय का कारण जानने के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया, एक कमीशन बिठाया गया है, वो है मेसोपोटामिया कमीशन। और इस कमीशन ने अपनी जो संस्तुति दी है उसके अंतर्गत कहा है कि जो भारत के अंतर्गत जो ब्रिटिश शासन का जो प्रशासन है वो बिल्कुल भी काबिल प्रशासन नहीं है, निचले स्तर का दोयम दर्जे का प्रशासन था। और इसकी वजह से क्या होती है, भारत का जो मूल जनता का जो सहयोग है वो ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश सेना को नहीं मिलता है और इस वजह से क्या होती है, उनकी पराजय होती है। तो इस कारण से अब सरकार के ऊपर क्या है, दबाव है कि अब वो भारतीयों के जो शासन में क्या करे, सुधार करें, भारतीयों को जो है शासन में शामिल करे। और इसी कारण से वो क्या करते हैं, एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए 1919 का क्या लाते हैं, शासन अधिनियम यहाँ पर लेकर के आते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बार हमने बात करी है कि यहाँ पे हमने एक शब्द का उपयोग कर रहे हैं, उत्तरदायी शासन। कौन से शब्द का उपयोग करने जा रहे हैं हम यहाँ पे, उत्तरदायी शासन की जो स्थापना है, उत्तरदायी शासन की जो बात है ये पहली बार इस अधिनियम के अंदर कही जाती है कि बात जो है वो प्रथम बार कब कही जाती है, यहाँ पर इस अधिनियम के तहत जो है वो की जाती है। तो उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात जो है कौन से अधिनियम में होती है, आपसे पूछा जा सकता है। तो उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का प्रयास की बात वो कौन से अधिनियम के अंतर्गत है, 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के अंतर्गत ये बात की जाती है। अब हम बात करते हैं कि इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे ही पहली हमको विशेषता देखने को मिलती है जिसमें हमने लिखा है प्रांतों के अंदर जो है वो द्वैध शासन व्यवस्था। इस बिंदु को हम अच्छे से समझते हैं, यहां से हमारा प्रश्न जो है वो बनना तय है।
तो देखिए, पहली बात हमने करी प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था। प्रांतों में क्या है? द्वैध शासन व्यवस्था। ठीक है, ये लागू करी है 1919 के अधिनियम के द्वारा। और इस द्वैध शासन व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य क्या है? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। ठीक है, तो प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था है, इसकी बात करें तो सबसे पहले द्वैध शासन व्यवस्था को अगर हम देखें तो द्वैध शासन व्यवस्था के जनक माने जाते हैं लियोनस कार्टियस। क्या नाम है? लियोनिस कर्टियस जो है वो इस शासन व्यवस्था के जनक माने जाते हैं, लियोनस कर्टियस। ठीक है, इस द्वैध शासन व्यवस्था के जनक हैं ये लियोनस कर्टियस। अब बात करते हैं कि भारत के अंदर प्रांतों के अंदर किस प्रकार से जो है वो द्वैध शासन लागू किया गया था। तो देखिए, प्रांतों की बात करते हैं। कहाँ की बात करने वाले हैं हम? प्रांत में। और प्रांत के अंदर जो शासन है अब वो दो पक्षों के द्वारा चलाया जाना है। कौन कौन से दो पक्ष होंगे? देखिए, एक तो जो है वो शासन चलाने के लिए होगा गवर्नर। कौन होगा? गवर्नर होगा। और गवर्नर के साथ में कार्य करने के लिए इसकी कौन होगी? कार्यकारिणी। तो ये जो कार्यकारिणी कार्य करेगी वो किसके प्रति उत्तरदायी होकर के कार्य करेगी? इस गवर्नर के प्रति जो है वो उत्तरदायी होकर के कार्य यहाँ पे करने वाली। यानी कि गवर्नर अपनी कार्यकारिणी के साथ में यहाँ पे कुछ कानूनों का निर्माण करेगा। और जिन कानूनों पे गवर्नर अपनी कार्यकारिणी की सहायता से जो निर्माण कर रहा है उनको हम कहते हैं यहाँ पे आरक्षित विषय। क्या कहेंगे यहाँ पे हम? उनको आरक्षित विषय के नाम से जान रहे हैं। ठीक बात है। और कुछ जो विषय होंगे वो है यहाँ पर दूसरा जो जहाँ पे शासन संचालन का कार्य जो है, कार्य बनाने का कार्य किया जाएगा भारतीय मंत्रियों के द्वारा। यानी कि भारतीय लोग जो है वो चुनाव जीत करके यहाँ पे आएंगे तो भारतीय मंत्रियों के द्वारा जो है वो यहाँ पे कार्य किया जाएगा। और भारतीय मंत्रियों की सहायता से गवर्नर, प्रांतीय गवर्नर जो है वो कार्य यहाँ पे करने वाला है। ठीक बात है। तो भारतीय मंत्रियों की सहायता से भी कौन करने वाला है? प्रांतीय गवर्नर कार्य करने वाला है। और यहाँ पे कार्यकारिणी की सहायता से जो है वो गवर्नर कार्य करने वाला है। तो ये जो भारतीय मंत्री जिन विषयों पर यहाँ पर कानून निर्माण का कार्य करेंगे उनको हमने नाम दिया है हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषयों पर जो है वो कानून निर्माण का कार्य कौन करेगा? भारतीय मंत्रियों की सहायता से गवर्नर। जबकि आरक्षित विषयों के ऊपर जो है वो कार्यकारिणी की सहायता से गवर्नर कार्य करने वाला है। अब देखिए, कुछ विषयों की अगर हम बात कर लें कि यहाँ पे कौन से विषय जो है वो आरक्षित विषय की श्रेणी में रखे गए हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं पुलिस की। किसकी बात करते हैं? पुलिस विभाग जो है वो किसके पास में है? ये गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के पास में है। इस पे जो है वो भारतीय मंत्री कोई कानून नहीं बना सकते। जेल व्यवस्था कौन सी है? जेल हो गई। इसके अलावा देखिए, न्याय व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है? न्याय व्यवस्था। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रदेश के अंदर प्रांत में शांति व्यवस्था की स्थापना करना। किसकी स्थापना? शांति व्यवस्था की स्थापना। ठीक है। तो शांति व्यवस्था की स्थापना या शांति बनाए रखने के लिए जो कार्य किया जाना है वो किसके द्वारा किया जाना है? वो गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के द्वारा यहाँ पर किया जाने वाला है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जो आपके हस्तांतरित विषय हैं उसमें कौन कौन से विषय हैं जिनके ऊपर जो है वो कानून निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? यहाँ पे ये कार्य भारतीय मंत्रियों के परामर्श के द्वारा जो होने वाला है। तो उसमें हम बात करते हैं। देखिए, एक बात कर लेते हैं हम यहाँ पे स्थानीय स्वशासन की। जो स्थानीय स्वशासन का विषय है वो किसके पास में है? वो इन मंत्रियों के पास में होगा। ठीक है। स्थानीय स्वशासन के अलावा अगर हम बात करें तो चिकित्सा। कौन सा मुद्दा? चिकित्सा। ठीक है। स्वास्थ्य सेवाएं, अन्य जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो किसके द्वारा होगी? वो स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो गवर्नर जनरल के भारतीय मंत्रियों की सहायता से की जाएगी। इसके अलावा देखिए, सार्वजनिक निर्माण विभाग। कौन सा विभाग? सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है वो किसके अधीन है? सार्वजनिक निर्माण का जो कार्य है वो किसके अधीन है? भारतीय मंत्रियों की सहायता से किया जाने वाला है। तो कुल मिलाकर के हमने प्रांतों के अंदर क्या पढ़ी है? द्वैध शासन व्यवस्था का अध्ययन किया है। और इस द्वैध शासन व्यवस्था का जनक की अगर हम बात करें तो हमने किसका नाम लिया है? लियोनस कर्टियस का नाम लिया है। अब हम बात करते हैं प्रांतों के अंदर किस प्रकार से है जो व्यवस्था अपनाई गई है। तो हमने देखा कि यहाँ पे कार्य करने के लिए दो बॉडी काम कर रही है। एक तो काम कर रही है गवर्नर और उसका
कार्यकारिणी, और दूसरा यहाँ पे कार्य कर रही है भारतीय मंत्रियों की सहायता से गवर्नर के द्वारा किए जाने वाले कार्य। ठीक बात है। उसके अंतर्गत हमने जो गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के द्वारा जो कार्य होंगे उसको नाम दिया है आरक्षित विषय। क्या नाम दिया है? आरक्षित विषय। जबकि जो भारतीय मंत्रियों की सहायता से जो कार्य होने वाले हैं उसको हमने नाम दिया है हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों के अंतर्गत हमने कहा पुलिस, जेल, न्याय व्यवस्था का कार्य और प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था का कार्य, ये किसका कार्य रहेगा? ये आरक्षित विषयों के अंतर्गत रहेगा। जबकि हस्तांतरित जो विषय है उनके अंतर्गत क्या रखा गया है? स्वास्थ्य सेवाओं को रखा गया, चिकित्सा सेवाओं को रखा गया, स्थानीय सेवाओं को जो है स्थानीय स्वशासन को रखा गया, जो सार्वजनिक निर्माण का जो कार्य है वो रखा गया है। कौन से विषयों के अंतर्गत? हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत रखा गया है। तो ये हो गई आपकी प्रांतों के अंदर क्या द्वैध शासन की व्यवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट थी, कई बार आपसे पूछी जाने वाली है, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, प्रांतों के अंदर द्वैध शासन व्यवस्था हो गई। नेक्स्ट आपका आता है केंद्र व प्रांतों के अंदर शक्ति का क्या किया गया है? विभाजन किया गया है। यानी कि यहाँ पे भी हम समझ लेते हैं कि क्या क्या कार्य यहाँ पे हुआ है। तो देखिए, केंद्र व प्रांत में शक्ति विभाजन, केंद्र व प्रांत में क्या किया गया है? शक्तियों का विभाजन किया गया है, में शक्ति विभाजन। ठीक बात है। तो अब देखिए, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो कुछ विषय है वो किसके पास दे दिए गए? प्रांतों को दे दिए गए, और कुछ विषय जो है वो केंद्र के लिए रख लिए गए। यानी कि उस पर सिर्फ केंद्र कानून बना पाएगा, और जो प्रांतों में दिए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास रहेंगे? वो प्रांतों के पास में रहने वाले हैं। शक्ति का विभाजन हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर सूची बनाई गई है, केंद्रीय सूची। कौन सी सूची है? केंद्रीय सूची। और दूसरी बनाई जाती है प्रांतीय सूची। कौन सी बनाई जाती है? प्रांतीय सूची। ठीक है, तो ये लीजिए आपकी प्रांतीय सूची। प्रांतीय सूची के अंदर और केंद्रीय सूची के अंदर जो है विषयों का बंटवारा कर दिया गया, अलग अलग विषय जो है वो रख दिए गए हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं सबसे पहले केंद्रीय सूची की। तो इसमें जैसे कि रक्षा मामला, जो रक्षा से जुड़े हुए मामले हैं वो सिर्फ कहाँ होंगे? केंद्रीय सूची के अंदर ही रखे जाएंगे, इसी में जो है वो कानून बनेगा। इसके अलावा देखिए, विदेशी मामले, विदेश संबंध जो है वो यहाँ पर किसके संबंध में है? वो यहाँ पे इसके पास में ही रहने वाले हैं। इसके अलावा देखिए, मुद्रा का जो मामला है वो किसके पास रहेगा? केंद्र के पास रहने वाला है। इसके अलावा देखिए, सेना, ये किसके पास रहने वाली है? केंद्र के पास ही रहने वाली है। विदेश संबंध हो गए। भारतीय देशी रियासतों से संबंध, ये किसके पास रहेंगे? केंद्र के पास ही रहने वाले हैं। भारतीय देशी रियासतों से, भारतीय देशी रियासतों से संबंध की जो मामला है वो किसके पास में रहने वाला है? वो इन्हीं के पास में रहने वाला है। संचार विभाग देखिए, डाक तार वगैरह जितने भी है वो सब किसके पास में है? इनके पास में रहेंगे, केंद्र के अंदर। इसके अलावा जनसंख्या विभाग जो है वो किसके पास में है? वो भी केंद्र के पास में ही है। इसके अलावा परिवहन का जो मामला है, परिवहन का मामला, यानी कि इसमें हम मुख्य रूप से बात कर लेते हैं रेलवे की। किसकी बात करते हैं? तो रेलवे जो है ये भी किसके पास में है? केंद्रीय सूची के विषयों के अंतर्गत आने वाला है। फिर हम बात करते हैं प्रांतीय सूची की। तो देखिए, प्रांतीय सूची की बात तो हमने कर ही रही है, जो हमने अभी अभी देखा है। जैसे कि आपको यहाँ पर क्या मिला था? स्थानीय स्वशासन मिला है। क्या मिला है? स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन के अलावा भी हमने यहाँ पर बात करी थी चिकित्सा। क्या मिल गया? चिकित्सा मिल गया। स्वास्थ्य सेवाएं मिल गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग मिल गया। पुलिस का मामला हो गया, जेल का मामला हो गया, न्याय व्यवस्था का मामला हो गया। इसके अलावा कृषि हो गई, आपकी सिंचाई हो गई। ये जो मामले हैं ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं? यहाँ पे ये आ जाते हैं आपके प्रांतीय सूची के विषयों के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी कि 1919 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया है? केंद्र और प्रांतों की शक्ति का क्या किया गया? आपस में विभाजन किया गया है। प्रांतों को उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए जो है कुछ विषय अलॉट कर दिए गए हैं। लेकिन ये जो विषय अलॉट किए गए हैं वास्तव के अंतर्गत जो है ये विषय किसी प्रकार से जो है यहाँ पर उपयोगी साबित नहीं हो रहे, क्योंकि वित्त का जो मामला है वो पूरा केंद्र के पास में। जैसे कि कृषि का जो मामला है, कृषि का जो कानून बनाना है वो मामला तो भारतीय मंत्रियों को दे दिया गया, लेकिन जो सिंचाई का मामला है वो गवर्नर के पास में सुरक्षित है। यानी कि कृषि का कानून बनाना है लेकिन सिंचाई का कानून वो बना नहीं सकता, तो फिर कृषि जो है वो संभव ही किस प्रकार से हो सकती है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से क्या किया गया था? केंद्र और प्रांत के अंदर शक्तियों का विभाजन किया गया था। तो इस बिंदु को हमने समझ लिया, केंद्र व प्रांतों के अंदर शक्ति का विभाजन। नेक्स्ट हम देखते हैं गवर्नर की शक्तियां।
तो इसमें अगर हम बात करें कि गवर्नर की शक्तियों का क्या मामला है, तो देखिए जो कार्यकारिणी कार्य कर रही है, यानी कि हमने बात करी है आगे, अभी हमने बात करी थी कि जो कार्यकारिणी कार्य कर रही है, यानी कि ये जो कार्यकारिणी है, ये उत्तरदायी किसके पक्ष में है? ये उत्तरदायी है आपके गवर्नर के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी है? ये गवर्नर के प्रति उत्तरदायी है। जबकि ये जो भारतीय मंत्री है, ये किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये इस विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये किसके प्रति उत्तरदायी हो जाएंगे? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। लेकिन इनके पास में जो है पावर नहीं है। जो पावर है वो किसके पास में है? वो इस कार्यकारिणी और गवर्नर के पास में है, जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यानी कि गवर्नर के पास में वो शक्तियां हैं कि वो जो विधानसभा है उसकी बात माने भी या ना भी माने। इसलिए वास्तव में जो उत्तरदायी शासन की स्थापना होनी है वो यहाँ पर हो नहीं पाती है। तो गवर्नर की शक्तियों के बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट आता है आपका केंद्र के अंदर द्विसदनी विधायिका। तो केंद्र के अंदर क्या स्थापित की जा रही है? 2 सदन वाली विधायिका की स्थापना जो है वो की जा रही है, जिसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं। एक तो आपका हो जाता है उच्च सदन। क्या हो जाता है? उच्च सदन। और एक आपका हो जाता है निम्न सदन। ठीक है, तो अगर उच्च सदन की बात करें तो उसका तो हमने नाम यहाँ पे रखा है राज्य परिषद। क्या नाम रखा है? राज्य परिषद। और निम्न सदन की अगर हम बात करें तो इसका यहाँ पे नाम रखा जाता है विधानसभा। क्या नाम रखा जाता है? विधानसभा। ठीक है, जो निम्न सदन है वो विधानसभा है, जो उच्च सदन है वो क्या है? राज्य परिषद है। केंद्र के अंदर कितना मंडल का? द्विसदनी विधायिका की यहाँ पे स्थापना कर दी जाती है। नेक्स्ट बिंदु आपका आता है पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। देखिए हमने बात करी थी 1909 के अंतर्गत जो है वो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली का जो है वो अधिकार दिया गया था। लेकिन 1919 के अंदर आकर के ये क्या करते हैं? पृथक निर्वाचन प्रणाली का क्या कर रहे हैं? विस्तार कर रहे हैं। ठीक बात है। तो ये हमारे लिए यहाँ पे बिंदु और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन कौन से वर्गों को 1919 के जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली उसके तहत जो है विस्तार प्रदान किया गया था। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी जगह बना करके। देखिए जो 1919 की पृथक निर्वाचन प्रणाली है इसके तहत हम बात करने वाले हैं। तो ये जो विस्तार हुआ है, ये विस्तार हुआ है सिखों के लिए। किसके लिए हुआ है? सिख जाति को भी अब क्या दे दिया गया है? ये पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा देखिए जो यूरोपियन है उनको भी जो है यहाँ पर पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार मिला है। इसके अलावा जो आंग्ल यूरोपियन है, आंग्ल भारतीय जो है उनको भी क्या किया गया है? यहाँ पे एंग्लो इंडियन जो है इनको भी यहाँ पे दे दिया गया है पृथक निर्वाचन प्रणाली का लाभ। यानी कि मुस्लिमों को दे दिया था 1909 के अंतर, और 1919 के अंदर जाकर के सिख, यूरोपियन और आंग्ल भारतीय जो है इनको भी क्या कर दिया गया है? इनको भी इस पृथक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत ले लिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये सारी बातें जो है वो हो गई आपके किसके बारे में? ये बातें हो गई टोटल आपकी 1909 और 1919 के अधिनियम के बारे के अंतर्गत। ठीक बात है। तो देखिए यहाँ से हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमने 1919 के अधिनियम को पूर्ण किया है, जिसके अंतर्गत हमने उसकी विभिन्न विशेषताओं के बारे में बात करी। प्रांतों के अंदर द्वैध शासन सबसे महत्वपूर्ण है, आपको विस्तृत रूप से समझा दिया है। उसके बाद में हमने देखा केंद्र और प्रांतों के अंदर शक्तियों का विभाजन, विषयों का क्या किया? बंटवारा किया गया प्रांतों के अंदर उत्तरदायी शासन स्थापित करने की दृष्टि से। फिर हमने देखिए गवर्नर की शक्तियों के बारे में। तो हमने कहा गवर्नर की जो कार्यकारिणी है वो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी है, ना कि विधानसभा के प्रति। जबकि जो भारतीय मंत्री जो नियुक्त किए जा रहे हैं वो सिर्फ विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन उनके पास में कोई वास्तविक सत्ता जो है वो नहीं है। फिर हमने देखा केंद्र में द्विसदनी विधायिका निम्न सदन और उच्च सदन के रूप में स्थापित की गई है। और फिर हमने अंतिम बिंदु के रूप में देखा पृथक निर्वाचन प्रणाली का क्या किया गया? इसमें विस्तार किया गया। यानी कि मुस्लिमों को 1909 में और 1919 के अंदर सिख और जो यूरोपियन लोग हैं उनको और एंग्लो इंडियन जो है उनको भी क्या कर दिया गया? यहाँ पे पृथक निर्वाचन प्रणाली का लाभ यहाँ पे प्रदान कर दिया गया है। तो ये हो गए आपके 1909 और 1919 का जो है वो अधिनियम का अध्ययन, जिसके अंतर्गत हमने यहाँ पे बात करनी है द्वैध शासन की। और इनकी अगर मूल्यांकन करें तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो उत्तरदायी शासन की स्थापना की जो बात की गई है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? खोखली बात है। वास्तव में जो है वो किसी प्रकार के अधिकार जो है वो भारतीय मंत्रियों को यहाँ पे प्रदान किए नहीं गए हैं, जिस वजह से वास्तव में कोई उत्तरदायी शासन की स्थापना यहाँ पर हो नहीं पाती है। ठीक है, तो इससे जो अपना अगला भाग आने वाला है वो भाग के अंतर्गत हम यहाँ से फिर 1919 के अधिनियम के बाद होने वाली जो घटनाएं हैं, जिसके अंतर्गत असहयोग आंदोलन होगा और असहयोग आंदोलन के बाद में कुछ 1922 से 30 तक की घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।